नाज़रीन, रुपया पैसा में आपको खुशामदीद कहता हूँ। चंद बातें आज प्रोग्राम में करूँगा वो गैर पार्लिमानी होंगी, लेकिन माज़रत के साथ जब हिंदुस्तान और भारत का नाम आता है तो फिर कभी कभार मुंह से चीज़ें निकल भी जाती हैं। ऐसे नहीं कि हम अमन नहीं चाहते, लेकिन यह है कि चंद चीज़ें मैं देख रहा हूँ और मैं उनके मीडिया को देखता रहता हूँ बगौर, तो बड़ी परेशान कुन होती हैं। जैसे किसी कमज़ोर आदमी के हाथ में ताकत का कैप्सूल लग जाए ना, तो उसके चेहरे के जो तासुरात होते हैं, बिल्कुल इस वक्त इंडिया की मीडिया के भी वही हालात हैं। राफेल जहाज़ आ जाने के बाद दीवानापन अपने उरूज पर है। पूरा दिन मीडिया के ऊपर या तो सुशांत सिंह के मुतल्लिक बात हो रही होती है कि उनको रिया ने मारा है या नहीं मारा, या फिर दूसरी बात ये हो रही होती है कि जनाब हम राफेल जहाज़ लेकर आ गए हैं और राफेल जहाज़ ले आने के बाद हम छक्के छुड़ा देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे और हम फलां कर देंगे। तो मैंने कहा ज़रा वजाहत से बता दूं। सबसे पहली चीज़ तो बड़ी मज़ेदार करूं, हिंदुस्तान हमें तड़ियाँ लगा रहा है कि वो राफेल जहाज़ जब लेकर आ जाएगा तो जनाब वो पाकिस्तान के ये कर देगा, वो कर देगा, हमले कर देगा, फलां कर देगा। तो मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि मैं टेलीविज़न के ऊपर ये बात कहता हूँ कि आप अपना राफेल ले आओ, हम अपना F-16 ले आते हैं, F-16, ठीक है। जगह और वक्त का तयन आप कर लो हिंदुस्तानियों। अर्नब गोस्वामी, मेजर गोरावारिया, जगह और तुम कर लो। तुम अपना राफेल भेज दो बेहतरीन पायलट के साथ, हम अपना F-16 भेजते हैं अपने बेहतरीन पायलट के साथ। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा, चाय पिला के वापस भेजेंगे। यह अली नासिर का दावा है। मैं कुछ सियासतदान नहीं हूं कि अपनी नाम बदलने की बात करूं फिर नाम ना बदलूं। मुझे भी कॉन्फिडेंस है अपनी फोर्सेस के ऊपर। भेजो अपना राफेल, उसकी इतनी धज्जियां बिखेरेंगे कि इकट्ठा करना मुश्किल हो जाएगा। और इस दफ़ा अभिनंदन को चाय के कप 2 पिलाएंगे मसाला मार के, याद रहेगा। बल्कि कोशिश करना अभिनंदन को ही वापस भेज दो, जगह उसकी देखी हुई है। लगता है पिछली दफ़ा मज़ा नहीं आया। ये तो पहला जवाब हो गया। अब आ जाए जनाब दी इकोनॉमिक्स ऑफ इट, क्योंकि प्रोग्राम का नाम है रुपया पैसा। तो असल में भाईजान ये इंडिया के अंदर डिस्को डांस क्यों हो रहा है जहाज़ मंगवाने पर, और तमाशा क्यों हो रहा है। और मोदी जी ने अपनी जो है शिकस्त तस्लीम की थी पिछली मर्तबा, जब उन्होंने कहा कि अगर MiG-21 की जगह हमारे पास राफेल होते तो नतीजा कुछ और होता। नतीजा वही निकलेगा। जो बीज बोगे वही काटोगे। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि भेड़िया की औलाद भेड़िया ना हो, नतीजा वही होगा। लेकिन आपको ये बताता चलूं कि 80 मिलियन यूरोस तक का ये जहाज़ है राफेल, ठीक है जी। और इसका मवाजना भी कर लेते हैं, ठीक है। और ये कहते हैं कि जनाब बड़ा बेहतरीन जहाज़ है, ये है, वो है, फलां है। हमारा जो, मैं JF-17 के साथ इसका मुकाबला नहीं कर रहा, क्योंकि ये तो हम भी कहते हैं बेसिकली कि F-16 हमारा असल जहाज़ है, F-16, और ये आसमानों का शहज़ादा है और इसका कोई मुकाबला नहीं है। अभी जो मुकाबला आप JF-17 के साथ कर लें, या जिसे FC-1 भी कहा जाता है, फाइटर चंगमन, ये चाइना के अंदर जो इसका नाम है, ये बेसिकली ये $25 मिलियन के अंदर हम बना लेते हैं, ठीक है जी। तकरीबन हमारे पास इंडिजिनस जो है वो इसकी एबिलिटी मौजूद है। हम $100 मिलियन के अंदर तकरीबन 4 जहाज़ बना लेंगे, जितने में ये एक खरीद के लाए राफेल, ठीक है। इंडिया का मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स जो है ये अंबानी के हाथ में है, और अंबानी साहब ने ये फ्रांस की कंपनी दसाओ के साथ एग्रीमेंट भी करने की कोशिश की। ये कामयाब किस हद तक हुआ कि नहीं, ये एक अलहदा बात है। अंबानी फैमिली बेसिकली भाजपा की हुकूमत में खूब इंजॉय कर रही है, 5 उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में। और डिफेंस डील्स के अंदर बहुत करप्शन है, दुनिया भर में होती है, हर जगह पर होती है। इंडिया में भी डिफेंस डील्स में बहुत करप्शन है। इंडिया काफ़ी अरसे से तड़प रहा था कि जहाज़ वहाँ के लोग खरीद लें, लेकिन बनिए का जहन तेज़ काम करता है। वो कहते हैं साहब पैसे ज़ाया नहीं करो, यही घटिया MiG-21 पुराने थके हुए जहाज़ जो हैं इन्हीं को इस्तेमाल करो, कप्तानों को और जहाज़ के उड़ाने वाले, वो क्या था, विमानु चालक। अभिनंदन से पूछा था ना कि आप क्या हो, तो कहने लगा मैं विमानु चालक। तो बेसिकली क्या है कि वो जहाज़ उड़ाने वाले कप्तान जितने मरे ना मरे, दे डोंट केयर। उनको सस्ता और बेकार किस्म का जहाज़ मिल जाए जिससे उनका काम चलता रहे,
और कमीशन मिलते रहे, वो सही है उनके लिए। अब प्रॉब्लम ये हुई कि यहाँ पर है नोटू बनते हैं। एक इन्होंने, जैसे हमने JF-17 बनाया ना, वो वाह ज़बरदस्त जहाज़ है, ये बता दूं मैं, ठीक है राफेल नया जहाज़ है, अच्छा जहाज़ है, हम नहीं बोलते बुरा है, दुश्मन को कभी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, लेकिन JF-17 हमने इंडिजिनसली प्रोड्यूस किया यहीं पे चाइना वालों के साथ मिल के। इसका डिज़ाइनर चाइना की तरफ से वही है जो अभी 5th जनरेशन फाइटर ये बना रहा है, J-20 ये बना रहा है। ये बड़ा ज़बरदस्त डिज़ाइनर है जिसने JF-17 बनाया है। JF-17 F-20 के तर्ज पे बना हुआ जहाज़ है जो कि अमेरिकी भारत रखता है, उसकी अपनी अहमियत है। 2 इसमें इंजन लगे हुए हैं जनाब, क्लिमोव इंजन है, ये भी रशियन टेक्नोलॉजी है, लेकिन यह है कि हमने इंडिजिनसली जो है काफ़ी हिस्सा जहाज़ का खुद बनाया है। हथियारों की वैरायटी है, जो कुछ जदीद जहाज़ों में लग सकता है वो लगा हुआ है इसके अंदर। और जहाँ तक F-16 का ताल्लुक है तो F-16 भी बड़ा बेहतरीन जहाज़ है। F-16 की कीमत भी इतनी नहीं है। अगर हम जदीद F-21 ख़रीद लें, जो कि मैं हुकूमत पाकिस्तान से कहूँगा कि या आप अमेरिका से इस्तेमाल हुए हुए F-22 रैप्टर ख़रीद लें या F-21 ख़रीद लें, जो कि F-16 की ही एक किस्म है, उसी की तर्ज पर बना हुआ जहाज़ है, बस उसमें लेटेस्ट एवियोनिक्स वगैरह लगी हुई हैं। या फिर कामरा में F-16 जो हमारे F-16 है, इनको डेल्टा विंग बना लें, F-16 XL बना लें, ये जहाज़ भी बना सकता है पाकिस्तान। बिल्कुल वो तो नहीं बना पाएगा जो अमेरिका के पास है, लेकिन उससे मिलते जुलते बना लेगा और कम कीमत पे तैयार कर देगा। अब वापस आते हैं जनाब इंडिया के मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स पे। इंडिया में बेसिकली करप्शन बहुत है। आपने फिल्म भी देखी होगा आमिर खान वाली ना, आपको याद होगा, मेरे जहन से निकल गया अभी उसका नाम। उसमें क्या होता है कि जहाज़ों की खरीदो फरोख्त में कमीशन खाते हैं। मेरे ख्याल उस फिल्म में अनुपम खेर साहब भी थे, तो आपको वो फिल्म तो याद होगी। बहुत कमीशन खाते हैं और बहुत 2 नंबरियाँ करते हैं। अभी इसके बारे में और भी वजाहत आपको देंगे कि ये गेम क्या है। हम उतने में 4 JF-17 बना सकते हैं जितने में 1 राफेल बनाएंगे। आखिर इंडिया इतना ज़्यादा तड़प क्यों रहा है इतने पुराने जहाज़ के लिए, और हमें तड़ियाँ लगा रहा है और यूट्यूब पे वीडियो जगह जगह क्यों लगा रहा है, उसके इसका जवाब देंगे। लेट्स टेक ए शॉर्ट ब्रेक। अच्छा जी जनाबे वाला, वेलकम बैक। आपकी बेताबी का जवाब देंगे। आपको हेल्थ तेजस और इसके अलावा दूसरी भी एविएशन के ब्लेंडर्स के मुतालिक बात करेंगे, मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स के बारे में बात करेंगे, लेकिन कल, क्योंकि कल है हमारी खुसूसी ट्रांसमिशन कश्मीर के मुतालिक, वहाँ पर ये बात फिट भी बैठेगी और सेट भी बैठेगी। तब तक हिंदुस्तान के हमारे साथी जो हैं वो तड़पें जैसे मछली बिन पानी के तड़पती है, और मैं और राज़ करूँगा कि दरअसल ये ड्रामा है क्या। MiG-29 और Su-30 और उससे ज़्यादा एडवांस जहाज़ ख़रीदने की एक जो चलाकी थी, वो इंडिया के जो गुरुज थे वो बिल्कुल एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं थे। उनको लग रहा था ये पैसों का ज़िया है, लेकिन एक साजिश के ज़रिए ये पूरा गेम रचाया गया। इसके बारे में बात करेंगे। कल तक आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। कल आई थिंक वी कंप्लीट 1 full year post 1 day of the what would I say, the lockdown in Kashmir, which is very very unfortunate। मेरे साथ बहुत ही अहम मेहमान अब शामिल गुफ्तगू होंगे। थोड़ा पाकिस्तान की मईशत के मुतालिक बात करते हैं। जनाब डॉक्टर शुजात मुबारक साहब, वेलकम करता हूँ आपको शो में। थैंक यू वेरी मच अली भाई, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर शुजात मुबारक साहब, एक चीज़ समझ नहीं आई मेरे, अचानक ओवरनाइट पाकिस्तान की इकोनॉमी ठीक हो गई। पिछले 1.5 से लेकर 2 हफ्ते के दरमियान मैं देख रहा हूँ कि तमाम इदारिये भी हुकूमत के हक़ में, उसके अलावा अखबारों के आर्टिकल भी हुकूमत के हक़ में, इसके अलावा बैनुल अक़वामी सतह पर भी पाकिस्तान की पजीराई, न्यूज़ एजेंसियाँ और वगैरह वगैरह दीगर इदारे भी पाकिस्तान की मईशत की तारीफ़ करना शुरू हो गए हैं। आखिर ये क्या वजह है कि 1.5-2 हफ्ते के अंदर पाकिस्तान की मईशत में आसमानी मोड़ नुमा हो गया? क्या वाकई में हुआ है? आज 40,000 पॉइंट भी स्टॉक मार्केट ने क्रॉस कर दिए हैं। क्या ये मईशत का कमाल है या फिर शहबाज शरीफ साहब का कमाल है? सबसे पहले तो बिलेटेड ईद मुबारक आपके हमारे देखने वालों को। सिलसिला ये है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी में कोई जादू नहीं आया कि सारे फिगर्स जो है ना एकदम से सही हो जाएं, बल्कि इसको कहेंगे ये विंडो ड्रेसिंग है। शायद ये भी हो सकता है कि गवर्नमेंट ने किसी को कहा हो कि यार थोड़ा बहुत जो है ना वो इकोनॉमी को पॉजिटिवली प्रोजेक्ट करें, हमें तो बिल्कुल ही जो ट्रू पिक्चर है वो लोग दिखा रहे हैं। तो ट्रू पिक्चर ये है कि नथिंग हैज बीन इम्प्रूव्ड एक्सेप्ट फॉर के पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स जो है वो थोड़ी बहुत इंक्रीज हुई हैं,
इकोनॉमी में इतना बेहतर नहीं हो रहा जितना प्रोजेक्ट किया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद अच्छी बात यह है कि चले कुछ ना कुछ बेहतरी के इम्कानात मौजूद हैं या कुछ बेहतरी हो रही है। सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये बेहतरी लॉन्ग टर्म होगी या नहीं होगी। तो जवाब इसका नाम है, बड़ा क्लियरली मैं आपको बता दूं कि ये शायद शॉर्ट टर्म इंडिकेटर्स पॉजिटिव आ रहे हैं, लेकिन नवंबर दिसंबर में जाके आप देखेंगे कि पाकिस्तान में शदीद मुआशी बहरान आ सकता है। उसकी दो चार बड़ी वजूहत है। एक वजह इसकी यह है कि पाकिस्तान में रॉ मटेरियल्स की, कंपोनेंट्स की इंपोर्ट और जो दूसरी चीज़ों थी उनकी इंपोर्ट पे बड़े हर्डल्स आ रहे थे, बड़े प्रॉब्लम्स आ रहे थे, जिसकी वजह से आपकी इंडस्ट्री का पहिया जो है वो बड़ा रुक रुक के चल रहा था। उसके साथ साथ आपकी इकोनॉमी में ओवरऑल बहुत सारे प्रोडक्शन और इकोनॉमिक ग्रोथ के ऐसे इंडिकेटर्स जिनकी वजह से आपकी जो मईशत है वो चलती है, वो भी बहुत हद तक रुक चुके हैं या सुस्त हो चुके हैं। और इस सुस्त रवि का आहिस्ता आहिस्ता इसके रिजल्ट्स आना शुरू हो जाएंगे 1-2 महीने के बाद। तो शायद ये 1-2 हफ्ते गवर्नमेंट इस पॉजिटिव प्रोजेक्शन को एंजॉय कर ले, लेकिन लॉन्ग टर्म में लगता ये है कि चीजें कुछ बहुत ज्यादा ठीक नहीं होंगी। अली भाई, यहाँ पे मैं एक चीज ये भी बताता चलूं कि आपके ही प्रोग्राम ने दिसंबर 2019 में डिस्कस किया था कि जब तानिया दरूज साहबा आई थी कि जब पाकिस्तान की मईशत को या पाकिस्तान के सिस्टम को ठीक करने के लिए नए लोग लेके आए जाते हैं, तो क्या वो नए लोगों की वजह से ठीक चीजें चलती हैं या क्या कोई दूसरी चीज है। तो आपने भी और मैंने भी इस चीज पे एग्री किया था कि शायद ये तानिया दरूज साहबा ज्यादा देर तक ना चल पाए और ये जो डिजिटलाइजेशन ऑफ पाकिस्तान की जो डिजिटलाइजेशन है ये ख्वाब ही रहे। और वही बात हुई, तानिया साहबा चली गई हैं। तो इसी तरह पाकिस्तान की मईशत के बारे में एक लुकमा आपको दे दूं, स्टेट बैंक गवर्नर के मुतालिक भी कुछ खबरें गर्दिश में दुरुस्त हैं? सर मसला ये है कि जो उनके साइन जो है ना, वो कहते हैं कि साइन बड़े स्ट्रांग हैं। स्टेट बैंक के गवर्नर को जो लोग लेके आए हैं ना वो बड़े स्ट्रांग हैं। तानिया साहबा को जो लोग लेके आए थे वो आजकल ज़ेरे एहताब हैं। आप समझ गए होंगे दोनों अशखास को, या दोनों एक हो सकता है इंस्टीट्यूशन हो, एक शख्स हो। तो स्टेट बैंक के गवर्नर ज़ेरे एहताब होने के बावजूद इतनी जल्दी हिलेंगे नहीं। और अगर स्टेट बैंक के गवर्नर आगे पीछे होते हैं तो इसका मतलब यह है कि समथिंग बिग इज गोइंग टू हैपन इन द पाकिस्तानी इकोनॉमी, जो कि शायद अब इस वक्त गवर्नमेंट अफोर्ड नहीं कर सकती है। अच्छा, एक चीज़ जो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ वो बुनियादी तौर पर ये है कि आपको पता है PMLN जो है नॉन लीग, बुनियादी तौर पर उनके पास जो एस्पेक्ट था इस गवर्नमेंट को टारगेट करने का, इसकी परफॉर्मेंस का, वो मईशत रही। आपने पिछले चंद दिनों के अंदर देखा होगा जो लोग मुतहरिक हुए हैं उन्होंने मुआशी बातें की हैं, मईशत पर ही गुफ्तगू की है, जिसके अंदर एहसन इकबाल साहब भी हैं और जनाब साबिक वज़ीर आज़म भी हैं, शाहिद खाकान अब्बासी साहब, इसके अलावा मरियम साहिबा, जो मैं मरियम नवाज शरीफ साहिबा की बात नहीं कर रहा, मैं दूसरी मरियम साहिबा की बात कर रहा हूँ, वो सब मुतारिक हुए हैं। बहुत सारे लोग नून लीग के अंदर जिनको इकोनॉमी की भी नहीं पता, तो वो सब इकोनॉमी पे ही बात कर रहे थे। मेरे ख्याल से ये कहीं उनकी रिटेलिएशन के लिए डैमेज कंट्रोल तो नहीं किया जा रहा? बिल्कुल, देखिए PMLN का वैसे इकोनॉमी पे मेरे ख्याल माजरत थोड़ा सा रब्ता शायद थोड़ी देर मुनक़ता हुआ, दोबारा से जोड़ लेंगे। बात बुनियादी तौर पर यही है कि ख़बरें जो इस वक्त गर्म हैं या जो मामला गर्दिश में हैं वो ये है कि इस वक्त शहबाज शरीफ साहब जो है वो अपने आप को एज अ कैंडिडेट प्रेजेंट कर रहे हैं। उन्होंने अपनी सियासत रखी हुई है इसी के इर्द गिर्द के जनाब किसी तरह वो वज़ीर आला पंजाब बन जाएँ या फिर वज़ीर आज़म पाकिस्तान बन जाए। इस सिलसिले में मुलाकातें भी कर रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, मीडिया कह रही है और ये ख़बरें आ रही हैं। इसकी वजह से हुकूमत बहुत ज़्यादा परेशान है क्योंकि अंदरूनी खाना उनको अब इस चीज़ की कन्फर्मेशन हो गई है कि शहबाज शरीफ साहब ने शेरवानी सिलवाने के लिए 2-3 टेलरों से मुलाकात ज़रूर की है। अब सिलवाने दी है या नहीं दी है, मईशत पर सियासत का कितना असर है ये तो आपको पता ही लग गया होगा। अभी आप देखें जिस तरह के हालात हमें दिखाई दे रहे हैं, ये बुनियादी तौर पे वही दबाव है जो कि आप ऐसे समझ लें कि नून लीग के बहुत ज़्यादा एम्बिशियस प्लान्स की वजह से हुकूमत तक जब ये ख़बर पहुंची, शुरू में उन्होंने सुनी अनसुनी कर दी क्योंकि उन्हें लगा कि भाई बात तो हमारे साथ हुई हुई है, हमें टाइम पूरा मिलेगा। फिर उसके बाद उनको दीगर इदारों से, जगहों से पता लगना शुरू हुआ कि भाई मुलाकातें शुरू हो गई हैं, मामला गड़बड़ है। तो भी हुकूमत ने इतनी संजीदगी से नहीं लिया क्योंकि हुकूमत ने अवाम को भी इतनी संजीदगी से नहीं लिया, महंगाई को भी इतनी संजीदगी से नहीं लिया, मईशत को भी संजीदगी से नहीं लिया। फिर उन्हें बताया गया कि भाई अभी मामला फुल गड़बड़ हो गया है
और मुज़ाकरात शुरू हो गए हैं अपोजिशन के दरमियान भी, और अपोजिशन के भी मुज़ाकरात शुरू हो गए हैं चंद ऐसे हलकों के साथ जो हमारे मुल्क में फ़ैसले करते हैं। तो तब से हुकूमत बिल्कुल एक कन्फ्यूजन का शिकार हो गई, उनको समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करें। अब यह है डैमेज कंट्रोल, और डैमेज कंट्रोल करने का बेहतरीन तरीका यह है कि एक्शंस नॉट वर्ड्स। तो मैं खुद ये एडवाइस करता हूँ कि अगर हुकूमत वाकई में चाहती है कि ख़तरा टल जाए, और ये टल जाएगा बड़ी आसानी से, तो आवाम की फलाह बहबूद के लिए काम अभी से शुरू कर दें। महंगाई को कम करना, बेरोज़गारी को कम करना, और तिजारती सनती मौक़ों में इजाफ़ा करना, मुलाजमतों के मौक़े बढ़ाना, मईशत के लिए आसानियाँ पैदा करना, टैक्स कम से कम करना, हुकूमती पॉलिसियों के अंदर इस्लाह, FBR में इस्लाह, कस्टम में इस्लाह, दीगर और कवानीन जिनका मईशत और आवाम के साथ ताल्लुक़ है उसमें इस्लाह, पाकिस्तान का जो तवानाई का निज़ाम है उसके अंदर मौजूदा तौर पर जो इस्लाहात होनी है वो इस्लाहात नहीं की जा रही, वो इस्लाहात कर लें फ़ौरन। पैसों की ज़रूरत है, पैसे लेकर आएँ कहीं ना कहीं से, उल्टी सीधी जगहों पर ना लगाएं। CPEC जो है वो बेसिकली एनर्जी कॉरिडोर है, उसके जितने पैसे मिल रहे हैं ये खालिसतन एनर्जी प्रोड्यूस करने नहीं बल्कि उसकी बेहतरीन ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर भी लगाना शुरू कर दें, काफ़ी फ़ायदा होगा, अफाका होगा। वरना मैं आपको बता दूं कि ये शहबाज शरीफ बंदा सीधा लग रहा है, लेकिन ये किसी दिन कुछ भी कर सकता है। ये अभी तो बिलावल साहब के मजबूत कंधों पर डालना चाह रहा है ये सब कुछ, लेकिन मैं आपको बता दूं कि असल चक्कर ये है कि कंधे किसी के भी हों, बंदूक जिसके हाथ में होगी वही फैसला करेगा। जनाब डॉक्टर शुजात मुबारक साहब मेरे साथ मौजूद हैं, मेरे ख्याल उनके साथ राब्ता दोबारा जोड़ लिया गया है। जी शुजात साहब, आप मेरी आवाज़ सुन सकते हैं? मेरे ख्याल उनसे दोबारा राब्ता कायम करते हैं। बात कुछ ऐसी है कि मैं यही कहना चाहता था और मैं इसी बारे में वजाहत कर रहा था कि देखें मईशत जो है ना, इसको जल्द अज जल्द जो है ना फिक्स करने के लिए क्विक फिक्स कोई भी नहीं है, ठीक है, क्विक फिक्स कोई भी नहीं है, लेकिन इस्लाहात बहुत सारी कानून के ज़रिए की जा सकती हैं, वो अभी कर ली जाएं। कुछ अहम ऐसी चीज़ें हैं जिनका मईशत से ताल्लुक़ ज़रूर है लेकिन आपने उसे अपनी सियासत का हिस्सा बनाया हुआ है, जैसे कि लूटी हुई दौलत को वापस लाना, करप्शन ख़त्म करना। इसके लिए कानून साजी, उस दिन भी मैंने कहा था ईद से पहले कि कानून साजी कर लें तो बेहतर रहेगा। दूसरा ये कि VIP कल्चर का फौरी ख़ात्मा और हुकूमती अखराजात के अंदर कमी, ये बड़ा ज़रूरी है। जितनी छोटी ब्यूरोक्रेसी होगी और जितने कम टैक्स लिए जाएंगे उतना ही मुल्क की मईशत के लिए अच्छा है। अभी असल में बात यह है कि आप मईशत को चलाओगे तो पैसा खुद आएगा, मैं आपको बता रहा हूँ चल के आएगा, क्योंकि पैसा और पानी अपना रास्ता खुद तलाश करते हैं। ये देखते हैं जनाब, जहाँ पर रास्ता निकल रहा है वहाँ पे पहुँच जाते हैं। पैसा मुनाफा देखता है, मुनाफे की तरफ लाएं। रेंट सीकिंग इकोनॉमी को ख़त्म करें। ये जो आपने अपने इलाकायत, सूबाइयत, लिसानियत की बुनियाद के ऊपर मुल्क के वसाइल का बंटवारा करना चाह रहे हैं, ये ना करें। आप जो सबसे काबिल है, बासलाहियत है, उसको मौका दें, वो पैसे कमाएं। तो ये बड़ा अहम अभी नुक्ता है। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होते हैं। नाजरीन, हम बात यही करेंगे पाकिस्तान की मईशत को अब मजबूत बनाने के लिए करना क्या है। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। गुफ्तगू हमारी ब्रेक पे जाने से पहले यही हो रही थी कि मईशत को ठीक कैसे करें और इसकी इस्लाह करने के लिए अब वक्त वाकई में, मैं आपको बता रहा हूँ, वाकई में बड़ा कम है। और डॉक्टर शुजात मुबारक साहब मेरे साथ शामिल गुफ्तगू हैं। डॉक्टर शुजात मुबारक साहब, ब्रेक पे जाने से पहले मैं यही बात कर रहा था कि पहले शायद गैर संजीदा ले रहे थे हुकूमत वाले, अवाम को भी, मईशत को भी, अपोजिशन को भी। अब तो आप इस चीज़ से आगाह हैं कि अपोजिशन ने मईशत वाली बात पकड़ कर ही जो हमारे मुल्क के अंदर बाअसर और ताकतवर तबके हैं उनको बताया है कि जी हुकूमत का जाना अब नागुज़ीर है और इनको रिप्लेस कर दिया जाए हमारे साथ। अपोजिशन का कहना ये, ताकि हम मईशत को बेहतर कर सकें। यही बातें बाज़गश्त के अंदर हैं। मैं ख़ुद तो बना नहीं रहा, रोज़ ख़बरें सोशल मीडिया और इवन के टेलीविज़न के प्रोग्रामों की भी ये जीनत बन रही बात। तो इसके बारे में क्या आप राय रखते हैं? अभी क्विक फिक्स, जैसे मैंने कहा कि देयर इज़ नो क्विक फिक्स एक्सेप्ट लॉ मेकिंग, क्या कहते हैं आपके लेजिस्लेशन या लॉ मेकिंग से इशू को हल किया जा सकता है? अब मेरा ख्याल ये है कि सिर्फ लॉ मेकिंग से इशू हल नहीं हो सकता। सबसे पहली बात तो ये कि हुकूमत का जाना ठहर गया वाली बात अभी कोई दुरुस्त नहीं है।
क्योंकि शायद हुकूमत चली जाए तो अल्टरनेट ऑप्शन क्या होगा। तो इसलिए सब लोग आराम से बैठे, हुकूमत कहीं नहीं जा रही, हुकूमत इधर ही है, नंबर 1। सेकेंडली ये कि हुकूमत को करना क्या चाहिए डिलीवर करने के लिए। तो अली भाई 2-3 चीजें हैं जो कि मैं आपके प्रोग्राम की वसादत से बताना चाहूंगा। इस वक्त गवर्नमेंट सिर्फ और सिर्फ फोकस कर रही है एडॉकिज्म के ऊपर। जितनी भी इनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं, रिफॉर्म के बेसिस की जो भी पॉलिसीज हैं, वो सारी की सारी एडॉकिज्म पे बेस कर रही हैं। गवर्नमेंट को सिर्फ 2-3 काम कर रहे हैं खुदा के लिए। एक, आप कंक्रीट इकोनॉमिक रिफॉर्म पॉलिसी डेवलप कर लें, बजाय इसके कि कभी एक पैकेज, कभी दूसरा पैकेज, कभी तीसरा पैकेज। एक लॉन्ग टर्म 5 साल की, 10 साल की एक पॉलिसी बनाएं, कम से कम 10 साल की। वो बनाने के बाद उसको आप अनाउंस कर दें और उसके ऊपर इंक्रीमेंटली आप अमल करना शुरू कर दें, ताकि लोगों को ये तो पता चले कि गवर्नमेंट ने एक प्लान बनाया हुआ है, उसके ऊपर कुछ ना कुछ अमल हो रहा है और 5-10 साल में आपकी इकोनॉमी बेहतर हो जाएगी, नंबर 1। सेकेंडली, मैं बार बार आपके प्रोग्राम में, दूसरे प्रोग्राम्स में भी कहता रहा हूँ, रिफॉर्म्स की बात की गई थी, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स की बात हुई थी, एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स की बात हुई थी और डिफरेंट FBR के रिफॉर्म्स की बात हुई थी। मैं गवर्नमेंट से ये पूछता हूँ कि हुजूर वो रिफॉर्म का एजेंडा कहाँ पर है? उस रिफॉर्म की पॉलिसी को सामने लेके आए, वो एक रिफॉर्म का कोई कॉम्प्रिहेंसिव एक प्लान बताएं, ताकि लोगों को पता चले कि आप किस तरह से रिफॉर्म करना चाहते हैं। आपके FBR को रिफॉर्म की जरूरत है, आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव और ब्यूरोक्रेसी को रिफॉर्म की जरूरत है, आपके एजुकेशन के निजाम को रिफॉर्म की जरूरत है, आपके हेल्थ के सिस्टम को रिफॉर्म की जरूरत है, एग्रीकल्चर सेक्टर को रिफॉर्म की जरूरत है। तो खुदा के लिए एक रिफॉर्म की कमेटी, कोई भी एक चीज बनाए कॉम्प्रिहेंसिव। डॉक्टर इशरतुल इबाद साहब, इशरतुल हुसैन साहब, जो कि जिनको एक टास्क दिया गया था, शायद 2-2.5 साल 3 साल गुजर गए, क्या उसकी आउटपुट है? कुछ भी नहीं है। 2 साल में अगर सिर्फ और सिर्फ वो कमेटी कोई एक्शन प्लान ही नहीं बना सकी रिफॉर्म का, तो रिफॉर्म्स कब आएंगे? तो 3 चीजें इन अ सिंपल वे, एडॉकिज्म को खत्म, कंक्रीट इकोनॉमिक पॉलिसी तो रिफॉर्म की पॉलिसी गवर्नमेंट को इंट्रोड्यूस करवानी चाहिए। अच्छा शुजात साहब, ये मेरा मौजू तो नहीं, लेकिन मैं सिर्फ वजाहत के लिए आपसे कह रहा हूँ, मैं बहस नहीं कर रहा इस बात पर। लेकिन आप जानते हैं कि नंबर गेम हुकूमत की जो है वो बिल्कुल ही चंद सीटों वाली है, और आप ये भी जानते हैं कि बेसिकली ये किसकी शय पर, लफ्ज़ इस्तेमाल मैं करना नहीं चाह रहा, लेकिन हुकूमत किसकी शय पर चल रही है और नंबर गेम कैसे बन रहे हैं ये आपको पता है। आपका ये कहना कि हुकूमत का जाना ठहर नहीं रहा, ये सब इस चीज़ पर मुहित है कि वो एक जो हमारे यहाँ तबकात फैसले करते हैं वो इनके साथ खड़े हैं। अगर उनको कन्विंस कर लिया जाए कि मुल्क की मईशत इनसे ठीक नहीं होगी, हम ठीक कर देंगे क्योंकि ये कौमी सलामती का मसला है, तो यू एंड आई बोथ नो कि गवर्नमेंट के पास क्लियर मेजॉरिटी शायद नहीं है। तो आप मेरी बात की बारीकी को शायद अभी नहीं एग्री करेंगे, लेकिन मैं हुकूमत के, मैं चाहता हूँ इमरान खान चले, मैं चाहता हूँ वजीर आजम इमरान खान साहब कामयाब हो, मैं खुद उनका सिंपथाइजर हूँ। लेकिन मैं आपके सामने ये मुकदमा इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि शायद हुकूमत गैर संजीदा हो जाएगी आपकी बात ये सुनकर के उनका जाना ठहरा नहीं है। लेकिन इट्स वेरी डेंजरस गेम, वेरी डेंजरस गेम। जी भाई, ये जो आप जो ये दावे कर रहे हैं ना कि मईशत वो सही कर देंगे, उनके दौर में मईशत कैसी चल रही थी? मैं खुल के बात करता हूँ। एहसन इकबाल साहब के दौर में क्या मईशत कितनी अच्छी चल रही थी? पीपल्स पार्टी बिलावल साहब के दौर में कितनी अच्छी चल रही थी? उससे पहले मईशत कितनी अच्छी चल रही थी? हर जगह पे हर वक्त यही मसला था। और ये जो दावे कर रहे हैं ना कि हम मईशत को यूं कर देंगे, यूं कर देंगे, और भाई आपकी इकोनॉमी का बुनियादी स्ट्रक्चर ही खराब है, तो आप आगे क्या करेंगे? आपके पास कोई अलादीन का चिराग है? लेट देम वर्क। इस गवर्नमेंट को सिर्फ प्रॉब्लम यह है कि ये गवर्नमेंट पॉलिसी बनाए और उसके ऊपर आप एग्जीक्यूट करें। मैं आपको बता दूं कि मौजूदा सूरत हाल में, चाहे ये अरस्तु, प्रोफेसर एहसन इकबाल साहब या बिलावल भुट्टो साहब या मौलाना फजलुर रहमान साहब, जो कि इक़्तिदार से बाहर हैं और उनको बड़े वो पता नहीं क्या है कि जी किसी तरीके से मैं आ जाऊं, ये लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपकी इकोनॉमिक सिचुएशंस ऐसी हैं। बिल्कुल हम गवर्नमेंट को तनकीद का निशाना बनाते हैं, लेकिन ये नहायत ही गलत बात होगी कि आप अगर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के बारे में ये बात कर रहे हैं कि ये चली जाए, ठहर जाए, ये हो वो, कोई भी ठहरने वाली, ये कोई भी शख्स आके शुजात साहब, जब मेरे ख्याल थोड़ा सा राब्ता हमारा मुनक़ता हो गया, दोबारा जोड़ने की कोशिश करते हैं। बात सिर्फ ऐसी है कि देखें, मैं थोड़ा रियलिस्टिक सा शख्स हूँ। मैंने इस मुल्क के अंदर बहुत कुछ होते देखा है, उम्र मेरी इतनी नहीं है लेकिन बहुत कुछ मैंने होते देखा है। मैंने ऐसा भी देखा है कि जब जनरल ज़ियाउल हक साहब के मुतालिक लोग कहा करते थे कि इनको कोई नहीं हटा सकता, तो उनको फिर आसमान में जहाज़ से ही हटा दिया गया। मैं नहीं कुछ कह सकता,
लेकिन बात यह है कि इस मुल्क के अंदर मैंने बहुत कुछ होते देखा है। हमारे साथ शुजात मुबारक साहब दोबारा ताल्लुक जुड़ गया है। जी शुजात साहब, आप कह रहे थे कि बेसिकली जमहूरी निज़ाम को चलने दें, तसलसल चलने दें। जी सर बिल्कुल चलने दें, और ये जो बातें करते हैं मुझे ये बताएं कि इनके दौर में कौन सी मईशत अच्छी थी। मुझे अजीब सी बात लगती है कि आप भी अच्छे खासा इकोनॉमी को समझते हैं, माशाल्लाह से एक आपका बड़ा एक्सपीरियंस है। जो हमारे देखने वाले लोग हैं, अब तो मईशत पे इतनी बात होती है, सब लोग समझ गए हैं। ये जो लोग कहते हैं कि हम हुकूमत को ये कर देंगे, रोजगार जो है ना यहाँ से ला देंगे, डेफिसिट, मुझे ये बताएं कि जब आपका अकाउंट पैसे ही नहीं है गवर्नमेंट के खजाने में, तो आप कहाँ से जो है ना वो लोगों को रिलीफ देंगे। तो आपको ऑन ग्राउंड सिचुएशन समझनी चाहिए। हुकूमत की नाअहली अपनी जगह पर, लेकिन आपके वसाइल जो हैं उनकी आपकी लिमिटेशंस हैं और बहुत सारी चीजें हैं। तो सबसे मसला ये है ना इस गवर्नमेंट का कि ये गवर्नमेंट को पॉलिसी नहीं दे रही है। तो लेट अलाउ दिस गवर्नमेंट टू प्रेजेंट अ पॉलिसी, चाहे वो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की पॉलिसी हो, इकोनॉमिक रिवाइवल की पॉलिसी हो, उस पर अमल करने दें। अच्छा शुजात साहब देखें, इसके सोल्यूशन कोई भी नहीं, दो सोल्यूशन तो जी सामने आपके। एक तो लॉ मेकिंग लेजिस्लेशन का, जब जो बात मैं कर रहा था ये खान साहब तक भी पहुंचती रही है, आप भी जो बात करते हैं खान साहब तक पहुंची है, तो जाहिर बात है आप देख रहे हैं कि नैब के मुतल्लिक कुछ लेजिस्लेशन लाई जा रही है, वो आवाम के मुफाद में होगी ये मुझे नहीं पता। दूसरी चीज़ ये है कि वीआईपी कल्चर के खात्मे के लिए जो लेजिस्लेशन लानी थी, देखें वी हैव टू गो बैक टू द बेसिक्स, दीज आर ऑल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, देयर आर लॉट ऑफ वेस्टेजेस इन ब्यूरोक्रेसी। जब इमरान खान साहब ये कहते थे कि ब्राउन साहब और ये वाला कल्चर ख़त्म करूँगा, वीआईपी कल्चर ख़त्म करूँगा, भैंसें बेच दी, गाड़ियाँ बेच दी, तो इस बारे में लेजिस्लेशन क्यों नहीं लाते कि ये पर्क्स और ये प्रिविलेजेस जो हमारे यहाँ आला सतही ब्यूरोक्रेट्स को हासिल हैं ये विड्रॉ कर लिए जाने चाहिए। इसमें क्या रुकावट है, क्या मुश्किल है पब्लिक सर्वेंट्स के लिए भी फॉर दैट मैटर? अली भाई, मैं आपकी प्रोग्राम की वसादत से जिस तरह आपने हाथ जोड़ा था ना, मैं भी हाथ जोड़ के खान साहब से ये कहना चाहूंगा कि खुदा के लिए कुछ परफॉर्म कर लें, खुदा के लिए कुछ पॉलिसीज बना लें। अगर पीटीआई की गवर्नमेंट कुछ नहीं कर पाती तो लाखों करोड़ों लोगों की उम्मीदें टूट जाएंगी, और बहुत सारे लोगों की उम्मीदें टूट चुकी हैं। खुदा के लिए कुछ परफॉर्म कर लें, वरना ये उसी विशेष सर्कल में लोग घूमते रहेंगे, जिसका जितना बस चलेगा वो मुल्क से बाहर चला जाएगा और लोगों की उम्मीदें टूट जाएंगी। तो ये जो आए रोज कोई नए से नया स्कैंडल है, इसके ऊपर कुछ सीरियस एक्शन होंगे, कुछ नई कंक्रीट इकोनॉमिक पॉलिसीज आएंगी तो हालात बेहतर हो सकते हैं। वरना मैं आपको बताऊं कि लोग बहुत मायूस हो चुके हैं, और ये जो पुराने अरस्तु या ये जितने लोग हैं इनको भी सबने आजमाया हुआ है, और लोग ये समझ रहे हैं कि बस हमारी किस्मत में ये है, पाकिस्तान में कोई तब्दीली नहीं आने वाली। तो सिर्फ आपके मैं देख रहा हूँ कि आपके प्रोग्राम के आखिरी चंद सेकंड्स हैं, मैं एक दो बातें सिर्फ ये कर दूं कि एक इकोनॉमिक रिफॉर्म्स और एक कंक्रीट लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक पॉलिसी आप ले आएं, लोगों को बता दें कि ये हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी होगी, इस तरह हम इसको रिवाइव करेंगे, और उस पर आप थोड़ा थोड़ा अमल करना शुरू कर दें। आपकी गवर्नमेंट कहीं पे भी नहीं जाएगी और आपकी मुल्क की इकोनॉमी भी बेहतर होना शुरू हो जाएगी। आए रोज होने वाली तब्दीलियां कभी भी आपकी मईशत को बेहतरी की तरफ नहीं। बड़ी अहम बात आपने की, मगर नाजरीन भी इसके ऊपर गौर करेंगे, लेकिन उससे ज़्यादा हुकूमत को इसके मुतालिक गौर करने की ज़रूरत है। वी वेट फॉर मैसेज ऑन फेसबुक। यहाँ पे अली नासिर हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।